यही बात हम जब चुनाव परिणाम आने से पहले, जब नायब सिंह सैनी का बयान आया था जिसको हमने अभी सुनवाया, तब भी हम ये बात बार बार कह रहे थे कि इसका मतलब सब कुछ जुगाड़ पर तय है, और वो जो जुगाड़ है वो वही ये आत्मविश्वास दे रहा है। वोट चोरी का पूरा जो सेटअप तैयार किया गया था, उस सेटअप ने नायब सिंह सैनी को बयान देने का आत्मविश्वास दिया था कि चलो भाई तुम बता दो। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे मामले रहे, कोई ऐसा पहला मामला नहीं था। राम मंदिर मामले की सुनवाई चल रही थी, क्या क्या नहीं कहा गया, बताया गया कि कैसे कैसे फैसला आ सकता है, और वही फैसला आया एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या ये नहीं होता है कि पहले से तय थे, जिन लोगों ने बोला उन लोगों ने पहले से वो सारा ऑर्डर देख रखा था। ठीक वैसे ही जैसे नायब सिंह सैनी को सारा आंकड़ा बता दिया गया था। इसके पहले भी एक आध दो राज्यों में ये चीजें हमने देखी थी कि जब भाजपा के कुछ नेताओं ने कोट किया कि हमें इस सीट पर इतनी की विक्ट्री मिल रही है, लगभग लगभग बताया उन्होंने कि हमारी मार्जिन 50,000 से ज्यादा हो रही है, और एग्जैक्टली जब परिणाम आते हैं तो वो 50,000 कुछ वोटों से जीता हुआ मिल जाता है। एग्जैक्टली सीटों के इर्द गिर्द राज्यों के चुनाव में भाजपा के नेता अनाउंस करते हैं कि हम इतनी लगभग अगर वो कहते हैं कि हम 70 सीटें जीत करके सरकार में आने जा रहे हैं, तो सरकार वाकई 70, 72, 73, 74, 69 सीटें जीत करके बनती है। इतना एग्जैक्ट आंकड़ा कहां से आ जाता है बिना सेटिंग के? क्या ये संभव है डॉक्टर संदीप? राम प्रकाश जी, बिना सेटिंग के क्या पूरी सेटिंग है, और लोकतंत्र 2019 के बाद भारत में है ही नहीं। ये हम सभी लगातार बार बार कहते रहे हैं आपके चैनल पे। मैथियस फेरेरो मॉडल है ब्राजील की, उनका हरियाणा की वोटर लिस्ट में 223 बार नाम है, और उनके माने उनके नाम पर 22 बार वोट डाले गए हैं 10 बूथों पर। अब तो इसके बाद ज्ञानेश शुक्ला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और उनको जेल में डाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानेश गुप्ता सर, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, ज्ञानेश गुप्ता को जेल में डाल देना चाहिए। और क्योंकि अब भ्रष्टाचार इस तरह से भारत में, जब लोकतंत्र जो कि जनता द्वारा सरकार चुनने का एक माध्यम है, उसी को उन्होंने सबोटेज किया है। तो मुझे लगता है कि उनको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी, और दूसरा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए इस देश में, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं, ये चुनाव की शुचिता के साथ भारत में इससे पहले इस तरह का कोई अमर्यादित काम भी नहीं हुआ था और इतना खिलवाड़ भी नहीं हुआ था। मैथियस फेरेरो की फोटो आप दिखा रहे हैं, ब्राजील की एक मॉडल है, ये ब्राजील की मॉडल है। अब आप सोचिए कि इस देश में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, और उसको माननीय हमारे जो फ्यूहरर हैं वो कैसे चला रहे हैं। ये गुजरात मॉडल, यही गुजरात मॉडल था। गुजरात का मॉडल पूरे भारत पर थोप दिया गया है, सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। और हर चुनाव में, मैं हरियाणा चुनाव में भी कई जगह गया था, महाराष्ट्र में भी गया था, और मैंने हरियाणा चुनाव की उस मैंने नब्ज को मैं भी महसूस कर पाया था। जब रिजल्ट आया तो मैं भी आश्चर्यचकित था, और बार बार तमाम वरिष्ठ जितने भी पैनलिस्ट रहे हैं या फिर विवेचना करने वाले लोग रहे हैं, सबको ऐसे नहीं कुछ न कुछ जमीन की हकीकत मालूम थी। और इन्होंने किया क्या है, ये डिमोनेटाइजेशन में फेल हुए, जीएसटी में फेल हुए, हर चीज पर फेल हुए हैं, और लगातार जीतते जा रहे हैं। जहां फंसते हैं जीत जाते हैं। ये 90% के स्ट्राइक रेट से महाराष्ट्र के चुनाव को जीत लिया इन्होंने। 90%, वही 4 महीना पहले ये हारे थे, जून 2024 में हारे थे। तो मुझे लगता है कि अब तो ये मुझे, मैं थोड़ा जोर से बोलने लगा क्योंकि मुझे गुस्सा जैसा आ रहा है। डॉक्टर संदीप, हरियाणा से ही इसकी शुरुआत हुई थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खदेड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव प्रचार करने गांवों में गए थे, लोगों ने दौड़ा लिया था, उल्टे पांव भागना पड़ा था। मनोहर लाल खट्टर को बंद कमरों में अपनी मीटिंग करनी पड़ी थी। ये हरियाणा से शुरू हुआ था, और उस राज्य में इतनी बढ़िया जीत हो गई, जीत हो जाती है। जी जी, बिल्कुल। ये भारत के लोकतंत्र को का रवांडाकरण होगा, युगांडा बना दिया गया इसको, और भारत में अब लोकतंत्र बचा नहीं। तो बिहार का जो कल चुनाव है, मुझे तो लगता है कि उसमें उसको रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से फिर सेटिंग कर रखी होगी। या तो फिर विपक्ष के दल के लोग अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं हर बूथ पे, तो भेजें, नहीं तो बिहार के चुनाव का भी कोई मतलब है नहीं। अब इतनी सारे सबूतों के बाद मुझे नहीं लगता है कि भारत में कुछ चुनाव के नाम पर कुछ बचा है, और इस देश में कोई चुनाव भी हो रहा है। भारत में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, और उसको इन्होंने एक नई मतलब मैंने उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको माफ नहीं किया जा सकता। राम प्रकाश जी, बहुत ही मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है ये। डॉक्टर संदीप, व्यास सर ने जो बात कही निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज बताइए, अभी थोड़ा तो अंतर है, क्योंकि
दो चीजें हैं भाई, बिहार के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक माना जाता है, सर्वाधिक जागरूक माना जाता है। दूसरा, अभी तो गेंद बिहार के वोटर्स के पाले में है ना। अब अगर इतनी बड़ी चीज सामने आ गई तो क्या बिहार के वोटर्स इस चीज में उनको सजग नहीं हो जाना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द भी देख लीजिए कि कौन लोग वोटर हैं, उस वोटर सूची को जरूर देखिए, और आपके आसपास कौन सारे लोग हैं, कौन लोग वोट करने जा रहे हैं, और फिर वो करिए जो लल्लन सिंह कह रहे थे। जी, राम प्रकाश जी, ऐसा है ना कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही समय पे है। इसको, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मैक्सिमम जो डैमेज है वो हो चुका है। वो सारी प्लानिंग कर चुके हैं। देखिए, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो होता क्या था कि विपक्षी दल के अगर बैट्समैन लंबे समय से जमे हुए हैं और मान लीजिए वो क्रीज पर हैं, तो हमको एक एक ब्रेक थ्रू चाहिए थी। बिहार वो ब्रेक थ्रू देने के लिए विपक्ष को तैयार है, लेकिन उसमें एक्चुअली उनकी पूरा विपक्ष के जो नेता हैं सभी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ उनके अनुकूल है। बस प्रतिकूल है सिस्टम, और सिस्टम को इन्होंने जकड़ के रखा है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि बिहार में इनकी जीत नहीं होने जा रही है। महागठबंधन जीत रहा है, परसेप्शन और हकीकत में जीत रहा है, बहुत अंतर है। मैंने 55 और 45 ये मामला है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये जीतने नहीं देंगे, ये याद रखिए, क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को कब्जा कर रखा है। देखिए, हम लोग पढ़ते रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म एक दर्शन शास्त्र में एक धारा है, एक थियरी है, सिद्धांत है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। देखिए, हर स्ट्रक्चर पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जो कब्जा है ना, वो वैज्ञानिक ढंग से काम करता है, इमोशनल काम नहीं करता है वो। तो हमारी इमोशंस, लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में, ये एकदम एकदम सही सच है और एकदम हकीकत है। लेकिन वो जीत में कन्वर्ट इसलिए नहीं होगी कि इन्होंने हर एक छोटी छोटी इकाई पर कब्जा कर रखा है और वोटर लिस्ट भी आपके एक्सेस में नहीं है। और ज्ञानेश गुप्ता जिस तरह से, जिस मैंने बेहयाई से मैंने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अभी तक भारत के इतिहास में जो मतलब चुनाव आयोग रहा हो, इस तरह से उसने कभी काम नहीं किया। आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने बिहार चुनाव को एकदम 6 महीने पहले से सैबोटेज करना शुरुआत की, कि एकदम इन्होंने, ज्ञानेश ने जो काम दिया गया ज्ञानेश जी को, इनका एक दामाद यहाँ यूपी में डीएम है, एक इनका दामाद श्रीनगर का डीएम है, और इनकी बेटी यहाँ पे इनकी बेटी भी डीएम है यहाँ यूपी में, और एक बेटी आईआरएस है श्रीनगर में। तो उनको जो काम दिया गया था उसको पूरी निष्ठा से उन्होंने किया है, और करने की कोशिश में ही ये ज्यादा एक्सपोज भी हुए। जब एसआईआर और बहुत सारी चीजें ये इंश्योर कर देना चाहते थे कि बीजेपी को अब अगले कुछ सालों तक कोई ना हरा पाए, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हुए हैं। और रही बात, चाहे वो कोई भी संस्था हो, हमारी जो लोकतंत्र के जो 4 पिलर्स होते हैं ना, जुडिशरी है, कार्यपालिका है, विधायिका में हमारे एमपीस का कोई मतलब नहीं है। एक झूठ मूठ का इनका मंत्री या सांसद था उड़ीसा का, राहुल गांधी, उसने आरोप लगाया राहुल गांधी का ने हमको धक्का दे दिया, वो जाके आईसीयू में, सीसीयू में भर्ती हो गया। अब आप देखिए कि इस देश में नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 2 दिन का नैरेटिव देखिएगा, क्या क्या नैरेटिव आएगा अभी। तो एक्चुअली ये झूठ तो 2014 से प्रोपेगेंडा और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट यूपीए 2 था तब से चल रहा है। लेकिन रही बात कि भारत में जो जुडिशरी का हम कैसे भूल जाएं कि रंजन गोगोई इस देश में चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के अपने मामले को खुद अपनी ही एक कमेटी बना के उसी के वो हेड बनकर, और वो उन्होंने अपने को एक्सोनरेट कर लिया। ऐसा तो कहीं छोटी मोटी कमिटीज में भी नहीं होता, और भारत की मैंने सर्वोच्च न्यायालय में हुआ है। कैसे हम भूल जाएं कि एक चीफ जस्टिस जो बहुत अपने को लिबरल, बड़ा तमाम तरह की चीजें दिखाता था, वो आरती कर रहा था देश के बड़े नेता के साथ। तो मतलब मैंने ये आरती युग में प्रवेश कर चुका है, चाहे हमारा लोकतंत्र हो, चाहे हमारी जो लोकतंत्र की मुख्य संस्थाएं हैं, जो पिलर्स हैं। तो पिलर्स को तो इन्होंने सब अपने हिसाब से सेट कर लिया है। इसलिए ये जो जीत है, ये जो आगे भविष्य है, वो सड़क पर आने से होगा। और जनता को, एक्चुअली जनता आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से इन्होंने जनता को भी तोड़ दिया है। जनता भी उस तरह से सामने खड़ा होके सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। कोविड के बाद से कोई भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हो, जो नीचे का तबका का आदमी हो, चाहे वो बीच के तबके का आदमी हो, आप मुझे बताइए। ऐसा एकदम नहीं है। हकीकत में हर आदमी जूझ रहा है। जो एक बार इकोनॉमी के कोई आंकड़े इन्होंने नहीं दिए हैं। कहते हैं कि 4 ट्रिलियन हो गई, देश दुनिया की 5वीं इकोनॉमी हो गई। अभी जेएनयू के अरुण कुमार ने कहा कि भारत हकीकत में 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो अब आप सोचिए ना, इतना बड़ा देश, 140-45 करोड़ की आबादी, 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्या किसको मिल रहा है? 2 ही लोग हैं। सही कहा हमारे जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं उन्होंने, कि वो जो माधवीपुरी बुच, बाप रे बाप, अगर दूसरा कोई सरकार होती तो जेल में होती। उसने जो अपना काम किया है ना अपने पति के लिए, वो बेसिकली दलाली कर रहे थे ओपनली, दोनों पति पत्नी।
और वो तो कोई सरकारी सेवा में भी नहीं थी। एक ऐसी महिला को लिया जो तमाम संस्थाओं में काम कर चुकी है और उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में वो धरी गई थी। वो कार्रवाई तो दूर की बात, कहीं कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात आप देखिए, एक इनका हकीकत में इन्हीं का व्यक्ति है जो न्यूयॉर्क में उसके खिलाफ एफआईआर हुआ, कोई डिबेट हुई, कोई उस पर बात हुई? राहुल गांधी को एक झूठे नेशनल हेराल्ड के केस में, या फिर विपक्ष के नेताओं को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, जब चुनाव शुरू होता है तो इनकी ईडी सीबीआई जैसे कि दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हैं, और ये जो है ये भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्था बन चुके हैं, अपने आपको बना चुके हैं। तो कुल मिला के एक्चुअली कुछ बचा है ही नहीं। दिक्कत यह है कि जो गुजरात में गुंडई दबंगई हो रही थी, जो गुजरात में हुआ ना राम प्रकाश जी, जो 2002 में दंगे हुए, उसमें जो जितने भी अक्यूज थे उनके खिलाफ गवाही नहीं मिले बाद में, और उन सभी लोगों को ओबलाइज किया गया। वही सब मॉडल है कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुमको कुछ दूंगा, और यही चल रहा है। और जनता को इकट्ठा कौन करेगा, ये वो मामला है। तो विपक्ष के नेता जो हैं अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि संरचना को इतनी गहरी चोट पहुंचाई जा चुकी है इन 12-13 सालों में कि एकदम बुरी, माने बहुत बुरी दशा और दिशा को प्राप्त हो चुका है हमारा लोकतंत्र, और ये आने वाला संकट जो है इसकी हम भारी कीमत चुकाएंगे।